जानेंगे, हम हक से जानेंगे। आरटीआई जब से लागू हुआ है, आरटीआई डाल के हम पूछ सकते हैं कहाँ कहाँ काम हो रहा है, कहाँ रुका हुआ है। आरटीआई का नारा। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जानने का हक। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के निदेशक रंजीत सिन्हा इन दिनों विवादों के घेरे में है। विवाद तब शुरू हुए जब उनके घर से एक कथित तौर पर जो डायरी मिली है, उस डायरी में ये बात साबित होती है, ये बात सामने आई कि सीबीआई निदेशक पिछले कई दिनों से, कई महीनों से जो घोटाले के आरोपी थे, बड़े बड़े घोटालों के जो आरोपी थे, वो लगातार उनसे मुलाकात कर रहे थे। इस डायरी के उजागर होने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है और सीबीआई निदेशक और सीबीआई की विश्वसनीयता इस वक्त जांच के घेरे में है। और जब सीबीआई की विश्वसनीयता की बात चलती है तो ये सवाल, ये बहस बहुत पुरानी है। हर सरकार, हर पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाती है कि वो सीबीआई का दुरुपयोग करते हैं या करते रहे हैं, लेकिन सीबीआई को स्वायत्तता देने के सवाल पर तमाम पॉलिटिकल पार्टियां खामोश दिखाई देती हैं। और आज जो हम सवाल उठा रहे हैं वो बड़ा सवाल ये, क्योंकि जब सीबीआई की स्वायत्तता और उसकी विश्वसनीयता सवालों के घेरे में है, तो सवाल ये कि क्यों ना सीबीआई को एक बार फिर से सूचना के अधिकार यानी आरटीआई के दायरे में लाया जाए। आपको मालूम होगा कि सीबीआई पहले आरटीआई के दायरे में थी, लेकिन जून 2011 में जो तत्कालीन केंद्र सरकार थी, यूपीए सरकार थी, उसने इस सीबीआई को आरटीआई के दायरे से बाहर कर दिया था और देश के तमाम जो आरटीआई एक्टिविस्ट थे और जो तमाम सामाजिक संस्थाएं थी, उन्होंने इसका विरोध किया था। लेकिन आज हालत यह है कि आज सीबीआई आरटीआई के दायरे से बाहर है और जब सीबीआई की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं तो सवाल ये कि क्यों नहीं सीबीआई को एक बार फिर से आरटीआई के दायरे में लाया जाए ताकि उसकी विश्वसनीयता फिर से बहाल हो। इसी मुद्दे पर आज हम बहस करेंगे और हमारे साथ जो लोग स्टूडियो में जुड़े हैं, परिचय करा दें। हमारे साथ एमएम अंसारी साहब हैं। एमएम अंसारी साहब पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त रह चुके हैं और सीबीआई से जुड़े कई मामले जो हैं अंसारी साहब के पास पहुंचे थे। अंसारी साहब ने बहुत करीब से उन मामलों को देखा है और उस पर उनकी विशेष टिप्पणी होगी। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर चंदन यादव हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, और डॉक्टर संबित पात्रा हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि इस चर्चा को, बहस को शुरू करें, ये पूरी बहस हम क्यों शुरू कर रहे हैं, ये क्यों आगे बढ़ा रहे हैं, इससे जुड़ी रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। देश की सबसे महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित कही जाने वाली जांच एजेंसी सीबीआई आज सवालों के घेरे में है। देश के सभी बड़े मामले सीबीआई को सौंपे जाते हैं, चाहे करोड़ों का भ्रष्टाचार, गबन का मामला हो, विशिष्ट व्यक्तियों की हत्या की उलझी गुत्थी हो या फिर बलात्कार का मामला हो, सबका भरोसा इसी जांच एजेंसी पर होता है। जिस एजेंसी पर सबका विश्वास था, उसी सीबीआई की कार्यशैली को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। शारदा चिटफंड ठगी का मामला हो, जबरन पुलिस इंस्पेक्टर की जेब में पैसे डालने का मामला हो, या 2G मामलों में घिरे अधिकारियों से सीबीआई निदेशक के मिलने का मामला हो, या फिर फर्जी सीबीआई रेड डालने का मामला हो, धीरे धीरे सीबीआई से पारदर्शिता खत्म हो रही है। देश भर में इस बात की चर्चा चल रही है कि सीबीआई आखिर क्यों आरटीआई के दायरे से बाहर है। सेक्शन 24 जो आरटीआई एक्ट का है वो ये कहता है कि भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित जानकारी जो एग्जम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हें देनी पड़ेगी, पर सीबीआई वो भी देने को तैयार नहीं है। अब उसमें भी दो तरीके का इन्होंने डिस्प्यूट डाल दिया। एक ये करप्शन, ह्यूमन राइट्स वायलेशन इनसाइड द एजेंसी, दूसरा करप्शन और ह्यूमन राइट वायलेशन आउटसाइड द एजेंसी। सीबीआई हर बार आरटीआई कानून की धारा 24 में रहने की मांग करती है, जबकि इस धारा में सिर्फ इंटेलिजेंस एजेंसी और सुरक्षा एजेंसी को ही रखना शामिल है। सीबीआई में पारदर्शिता तभी होगी जब ये सूचना का अधिकार कानून के दायरे में आएगा। 100% सीबीआई को आरटीआई के दायरे में होनी चाहिए, क्योंकि सीबीआई की सबसे बड़ा जो उसका जो अस्त्र है वह उसकी विश्वसनीयता है, वह उसके लोगों में स्वीकार्यता है। और विश्वसनीयता और स्वीकार्यता तभी हो सकती है जब वह पूर्णतया ट्रांसपेरेंट हो, पूर्णतया अकाउंटेबल हो। आरटीआई में कुछ और तो होता नहीं है, सिर्फ यह होता है कि आप जो काम कर रहे हैं वो आप जनता उसको जान सकती है, जनता उन फाइलों का परिशीलन कर सकती है।
सीबीआई की स्वतंत्रता और स्वायत्तता की मांग चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की कार्यशैली को देखते हुए इसे तोता कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि सीबीआई को अपनी विश्वसनीयता बरकरार रखनी चाहिए, राजनीतिक दलों के इशारे पर नहीं बल्कि साक्ष्य के आधार पर काम करना चाहिए। दो अन्य बातें जो सीबीआई में होनी चाहिए वह अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व, जो जितनी मुझे बाहर से समझ में आ रहा है या जो मैं समझ पा रहा हूं, मुझे लगता है कि इन दो बिंदुओं पर विशेष कार्य करने की आवश्यकता है। सन 2011 तक सीबीआई आरटीआई के दायरे में था, पर यूपीए सरकार ने सीबीआई को बाहर कर दिया, पर किसी भी राजनीतिक दल ने इसका विरोध नहीं किया। एक आर्टिस्ट ये भी पता चला कि सीबीआई सिर्फ जांच विभाग को आरटीआई से बाहर रखने की बात कह रही थी, जबकि सरकार ने अपनी गर्दन बचाने के चक्कर में पूरी सीबीआई को आरटीआई से बाहर कर दिया। सीबीआई ने पार्शियल एग्जम्पशन मांगी थी और गवर्नमेंट ने उसे जानबूझ के यूपीए गवर्नमेंट ने फुल एग्जम्पशन दे दी। अच्छा, जो एग्जम्पशन मांगी थी उसकी भी आवश्यकता नहीं थी। वास्तव में तो सेक्शन 24 की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो सेक्शन 81 में 10 सब क्लॉजेज हैं एग्जम्पशन की, उनमें जिस चीज़ों से एग्जम्पशन चाहिए वो वैसे ही निहित है। देश के एक एनजीओ ने सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा पर आरोप लगाए थे कि 2G और अन्य मामलों में घिरे लोगों से घर पर कई बार मुलाकात की। सीबीआई पर भ्रष्टाचार के आरोप पहले भी लग चुके हैं। सीबीआई में पारदर्शिता आज एक बहुत बड़ी चुनौती है। देश की जो प्रतिष्ठित जांच एजेंसी है आज खुद जांच के घेरे में है। सन 2011 तक सीबीआई सूचना अधिकार कानून के दायरे में थी, पर अब नहीं। आखिर क्यों जो देश भर के राजनीतिक दल हैं वो सीबीआई को आरटीआई के दायरे में लाने में एकजुट नहीं खड़े होते? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो देश की जनता जानना चाहती है कि आखिर पारदर्शिता से इतना समझौता क्यों। संतोष चौधरी, दूरदर्शन न्यूज, नई दिल्ली। तो ये हमारी रिपोर्ट थी और डॉक्टर चंदन यादव, मैं आपसे शुरू करता हूं, क्योंकि आरटीआई कानून आप कांग्रेस लगातार ये दावा करती है कि उसने देश को इतना बेहतरीन कानून दिया, लेकिन जब सीबीआई को आरटीआई से बाहर किया गया उसके लिए भी कहीं ना कहीं कांग्रेस और यूपीए सरकार जिम्मेदार थी। और जब आज इतने बड़े सवाल उठ रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि आरटीआई के दायरे में फिर से सीबीआई को लाया जाना चाहिए? हमारी नीति और नियत बिल्कुल साफ थी कि हम किसी संस्था के स्वायत्तता, उसके ट्रांसपेरेंसी, उसके ऑटोनॉमी, उसके फंक्शनिंग को बाधित करने का नहीं रहता है। उस किसी भी संस्था को इस एक्ट के माध्यम से कि वो बिल्कुल फियरलेसली काम कर पाए और ट्रांसपेरेंसी, नीति और नियत साफ होती तो सीबीआई को आरटीआई के दायरे से बाहर नहीं किया जाता, क्योंकि सीबीआई ने खुद इस बात को ये कहा था कि उसके पास कई पॉलिटिकल सेंसिटिव इशू हैं और उनकी जांच में बाधा पड़ सकती है, और ये बात सामने आई। नहीं तो इसमें हकीकत है ना, एक मिनट मैं कह रहा हूँ, इस पे हकीकत है। उस समय देखा गया था कि आप देखिए सीबीआई, अब आप सीबीआई जांच एजेंसी है, अब वो बहुत तरह के जांच करती है। आप आरटीआई के माध्यम से अगर उसको लाने जाने से उसके इन्वेस्टिगेशन में अगर किसी तरह का इंपैक्ट होने लगे तो ये कहीं ना कहीं तो बाधित करेगा ना। क्या आपको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन में इंपैक्ट पड़ने लगा था और इसलिए उस वक्त सरकार ने जो फैसला लिया वो सही था? लगभग जून 9, 2011 को कुछ समय के लिए तो सीबीआई आरटीआई के अंतर्गत रहा, बिल्कुल, मगर जून 9 तारीख को 2011 में एक नोटिफिकेशन, डीओपीटी के एक नोटिफिकेशन के कारण उसे वो हटा दिया गया आरटीआई के द्वारा। और उसके बाद जब बहुत सारे सवाल जवाब किए गए, सीवीसी ने भी और सीआईसी ने भी इस पे प्रश्न उठाए, तो फिर मुझे लगता है कोर्ट से जो स्टे लाया गया 28 जून को दिल्ली हाई कोर्ट से, और बिना किसी कारण बताए कोर्ट ने स्टे दिया है, कि कोई कारण नहीं बताया कि किस कारण से स्टे दिया गया है। और एक पब्लिक में जो डिस्कोर्स है, और मुझे लगता है केवल इसी बुधवार को, कल या परसों में ही गोपाल कृष्ण गांधी जी ने एक बहुत बड़े विमर्श में सीबीआई के साथ जो विमर्श था, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि सीबीआई का जो मूल नेचर है दैट शुड बी ऑफ पार्टिसिपेशन विद द पब्लिक। वो पब्लिक पार्टिसिपेशन से क्यों दूर जाए, वो उसमें पार्टिसिपेट करे। और एक लाइन उन्होंने कहा था जो कि बड़ा मशहूर हुआ है, और मुझे लगता है आप भी वो डिबेट इसीलिए कर रहे हैं। वो लाइन है कि सीबीआई इज क्लोथ्ड इन ओपेसिटी, ऑर्नामेंटेड बाय सीक्रेसी, परफ्यूम्ड बाय मिस्ट्री। जी, क्यों इस ओपेसिटी, सीक्रेसी और मिस्ट्री में क्यों रखा जाए एक ऐसे डिपार्टमेंट को जो पब्लिक का डिपार्टमेंट है? तो स्वाभाविक रूप से ये डिबेट होना बहुत लाजमी है। बहुत बढ़िया रहेगा। अंसारी साहब, इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं है ये, कोई सिक्योरिटी एजेंसी नहीं है सीबीआई, फिर भी इसको आरटीआई के दायरे से बाहर कर दिया गया। आपके पास कई मामले से जब
जून में सरकार ने इसको बाहर किया, उससे पहले कई मामले जो सीबीआई में पहुंचे थे वो आपके पास आया। तो आपको लगता है कि कहीं सीआईसी की तरफ से या जो आरटीआई जब लगती थी उसके कारण जो है सीबीआई की फंक्शनिंग में दिक्कत आ रही थी क्या? धारा 81H में सीबीआई को पूरा प्रोटेक्शन मिला हुआ है कि कहीं भी कोई अगर इस तरह की इंफॉर्मेशन जिसको डिस्क्लोज करने से किसी भी तरह की रुकावट आती है या कोई ऐसा खतरा है जिससे कि फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा तो उसमें इंफॉर्मेशन नहीं कर सकता है। तो कहने का उसको पूरा प्रोटेक्शन मिला हुआ था, पूरा मिला हुआ था। हाँ। और मैं आपको बताऊं कि कोई ऐसा केस नहीं है, नहीं अब तक हमारे सामने आया जो जहां पे सीआईसी ने अपने लिमिट से आगे बढ़कर के कोई डिस्क्लोज किया हो, कोई ऐसा ऑर्डर दिया हो जिससे सीबीआई को कोई घबराहट हुई हो। लेकिन जो दिक्कत जो आई वो ये कि जब बहुत बड़े बड़े केसेस डिस्क्लोज होने को आए और आपको मालूम है कि फर्स्ट 5 इयर्स में काफ़ी डिस्क्लोज हुआ इंफॉर्मेशन और लोग इसको यूज़ कर रहे थे और इससे सीबीआई भी एक्सपोज हो रही थी और ये दिखाई दे रहा था कि एक तरफ तो आरटीआई जो है वो ट्रांसपेरेंसी ले आ रही थी, दूसरी तरफ सीबीआई जो है कहीं ना कहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ये फेल होती जा रही थी। और यहाँ पे फिर यूपीए गवर्नमेंट ने जिसका इन्होंने बहुत काफ़ी क्रेडिट भी लिया, वहाँ पे पहली दफ़ा सरकार ने भी आरटीआई को मिसयूज़ किया। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेक्शन 24 धारा 2 में जो प्रोविज़न है उसमें सिर्फ इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसीज को बाहर किया जाए, लेकिन ये सीबीआई जो है सीबीआई जो है वो सिक्योरिटी एजेंसी में नहीं आती, इंटेलिजेंस में भी नहीं आती, ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है और इसको इसमें रहना था। लेकिन वहाँ क्या हुआ 2011 में कि समहाउ और अदर इन्होंने सीबीआई ने गवर्नमेंट पर प्रेशर डाला और गवर्नमेंट ने यूपीए की गवर्नमेंट थी, लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि और भी पॉलिटिकल पार्टीज की टेसिड सपोर्ट थी इसके लिए, जिसकी वजह से आपने देखा कि सिविल सोसाइटी में आरटीआई एक्टिविस्ट ने, यहाँ तक कि सीआईसी ने इसके ऊपर बड़े जोर से कहा कि ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज ने, अब आपको याद दिलाना चाहूँगा कि ये वो दौर था 2011 से लेकर 2014 तक कि पार्लियामेंट की फंक्शनिंग काफ़ी मामलों में स्टॉल होती गई, लेकिन इस मामले में कहीं किसी ने रेज नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि इससे आरटीआई इसलिए इस कार्यक्रम में हमारे साथ आज बीजेपी और कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है। पहले मैं इससे पहले कांग्रेस के पास जाऊं, डॉक्टर संबित पात्रा, सवाल है आज आप जरूर ये बात कर रहे हैं, लेकिन जब 2011 में इसको सीबीआई को आरटीआई से दायरे से बाहर किया गया, जैसा कि अंसारी साहब कह रहे हैं, उस वक्त आपने भी आवाज नहीं उठाई, विपक्ष का रोल जो है आपने नहीं निभाया। नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमारी नीयत बिल्कुल साफ है और मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि इन विषयों पे पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के वर्तमान में जो भी अच्छी चीज़ें की जा सकती हैं वो हमें चिंता करना चाहिए और हम कर भी रहे हैं। सीबीआई को लेकर, सीबीआई के स्वायत्तता को लेकर किस प्रकार उसके डायरेक्टर का रोल होना चाहिए, उसके पश्चात उन्हें किसी प्रकार का रीएम्प्लॉयमेंट नहीं मिलना चाहिए, टेन्योर फिक्स होना चाहिए लोकपाल में, ये तमाम प्रोविजंस के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे कदम उठाए और भारतीय जनता पार्टी ने अपोज किया है पार्लियामेंट के पटल पर। ऐसा नहीं है कि हमने अपोज नहीं किया है। आपने अपोज किया है, लेकिन उस तरह की वोकल अपोज जो कई मुद्दों पर बीजेपी का कहीं आवाज सुनाई नहीं दी, वो नहीं दिया, कहीं आवाज सुनाई नहीं दी। लेकिन डॉक्टर चंदन यादव, बड़ा सवाल तो ये जो एमएम अंसारी साहब और बड़े निष्पक्ष भाव से एमएम अंसारी साहब ने कह रहे हैं और उन्होंने एक बात कही कि उस वक्त सरकार ने मिसयूज किया, और साथ साथ ये भी कि एक पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त अगर ऐसा कहता है तो फिर इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी सरकार जो अब नहीं है लेकिन जो आपकी सरकार थी उसने जो कुछ कदम उठाया वो वास्तव में सवालों के घेरे में। कैसे सफाई देंगे आप, कैसे देश को समझाएंगे आप? सीबीआई के साथ 2 और एजेंसीज को ऐड किया गया था, 23वां, 24वां और 25, 3 ऐड हुए थे, जिसमें निया था और एक ग्रिड इन्वेस्टिगेशन ग्रिड करके था, वो इंटेलिजेंस एजेंसीज थे। मैं वहीं पे आ रहा हूँ। देखिए, जब सीबीआई एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी ऑटोनॉमी की हम लोग सब बात करते हैं, तमाम लोकतंत्र के जितने भी स्तंभ पे इसकी बात करते हैं कि जितने भी ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, लोकतंत्र काफी ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन से चलता है। तो अगर सीबीआई बात कर रही है, सीबीआई कह रही है कि कहीं ना कहीं उसको परेशानी हो रही थी इस एक्ट के माध्यम से उसके इन्वेस्टिगेशन में। नहीं, जब आप ये कहते हैं कि सीबीआई ऐसा कह रही थी, देखिए देश को आप ये मालूम है कि जब सीबीआई कहती है तो दरअसल उसके पीछे कौन कह रहा है, सबको मालूम है। आप देखिए, सीबीआई पिंजड़े में बंद तोता, और तोता किसका है ये बताने की जरूरत नहीं है। नहीं, आप मेरी बात सुन लीजिए। जैसे आपने कहा ना, सीआईसी ने बोला कि इसको नहीं हटाना चाहिए। सीआईसी भी एक संस्था है ना, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन।
तो कोई ऐसा नहीं है कि सीआईसी ऊपर है, सीबीआई नीचे है। तमाम सरकार संविधान से चलता है। संविधान में जो कानून दिया गया है उसके बैलेंस है, चेक एंड बैलेंस की प्रावधान है। हम ये चीज कह रहे हैं कि लगा उस समय सरकार के पास जो भी चीजें आई, जितने भी ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा, इसलिए तो तमाम पार्लियामेंट में जैसा कह रहे थे, इसको लेकर के एक मत था। सरकार ने, किसी ने आवाज, आज संबित जी बहुत ही धीमे स्वर में किसी ना किसी तरीके से फंस गए हैं, तो अब चीजें कह रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि कहीं मोदी जी की तरह जो अभी जितने भी संगठन है ये कुछ बोलते नहीं है, उसी तरह से उनकी धीमी आवाज जो खुद ही बीजेपी को सुनाई दिया होगा इसके अपोज में। मैं ये चीज कह रहा हूं कि मान लीजिए कांग्रेस पार्टी के दौरान ये कानून बना, तो मुझे ये लगता है कांग्रेस पार्टी की नीति और नीयत में कहीं न कहीं ये नहीं था कि सीबीआई के ऑटोनॉमी पर, उसके कामकाज पर, उसके श्वेतता पर, उसके ट्रांसपेरेंसी पर, उसके फेयरनेस पर। जब ये कानून बना उस वक्त कांग्रेस को खुद अंदाजा नहीं था कि उसके इस कानून के कारण जो है ये 2G घोटाला और ये कॉमनवेल्थ घोटाला ये सब सामने आएगा। नहीं, वो दूसरा मुद्दा है। सीबीआई पहले भी था ना, ये दूसरा मुद्दा आप ले जा रहे हैं। मैं आरटीआई कानून की बात कर रहा हूँ। आरटीआई कानून जब बना तब अंदाजा नहीं था कि ये उल्टा पड़ जाएगा शायद इसी वजह से। भ्रष्टाचार के खिलाफ 5 कानून ला रहे थे ऑर्डिनेंस के माध्यम से। ये ऑर्डिनेंस ला करके किसी व्यक्ति को प्रधान सचिव बना सकते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार की लड़ाई की बात करते हैं और 5 कानून बनाने के लिए इन्होंने पार्लियामेंट में पास नहीं किया। 100 दिन हो गए, भ्रष्टाचार, कालाधन, महंगाई। अब देखिए, हमने आपको उत्तर दे दिया ना चंदन जी, मैंने उत्तर दे दिया ना। अगर लाना था आपको तो आप 5 साल पहले ला सकते थे, अंतिम दिन ला रहे थे। दूसरा महत्वपूर्ण, आप ले आइए, लाएंगे हम तो करेंगे ही नहीं भ्रष्टाचार, चिंता मत करिए। दूसरा महत्वपूर्ण विषय हो रहा है कर्नाटका में, हमने देखा है, गुजरात में। ये सीरियस रहते हैं, ये बहुत गंभीर टॉपिक है। देखिए, एक महत्वपूर्ण विषय है कि अभी कहा गया कि हमने अपोज क्यों नहीं किया। अंसारी साहब बैठे हैं, ये भी जानेंगे कि क्यों ये नोटिफिकेशन डीओपीटी का आया था कि आरटीआई लगाया जाए और रोका जाए। एक धारणा बनी थी, जिस प्रकार से इतने बड़े बड़े स्कैम्स आ रहे हैं, कहीं ना कहीं अंदर खाते बहुत लोग फंसे हुए हैं, सब इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आना चाहिए। इसी क्या भारतीय जनता पार्टी सदन के पटल पे लड़ नहीं रही थी इन सब भ्रष्टाचारों के खिलाफ? लगातार अगर इन भ्रष्टाचार, एक सेकंड, मैं बीच में बिल्कुल नहीं, मैं हम लोग बीच में मैं बिल्कुल बीच में नहीं बोल रहा था। हम लोग सब एक सभ्य तरीके से, मैं डाइग्रेस करूंगा तो एंकर है ना, वो मेरे कान पकड़ लेंगे, इसलिए सुनिए, उन पे छोड़ा जाए, वो जज हैं आज के। तो मुझे लगता है कि अगर ये कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी अपोज नहीं कर रही थी तो ये उचित नहीं होगा। हम ही वो कारण थे जिसके कारण से इतने बड़े बड़े जो भ्रष्टाचार के मामले थे वो उजागर होकर आए थे। हम अपोज बिल्कुल नहीं कर रहे थे, हमने देश को राह दिखाया। दूसरा है, अभी अंसारी साहब ने बहुत पर्टिनेंट इशू कहा, मैं उसको कंटिन्यू करना चाहूंगा। सीबीआई को आप आरटीआई में रखने की क्या आवश्यकता है? यही ना कि आप बहुत कुछ विषय ऐसे हैं जो आप डाइवर्ज नहीं करना चाहते हो। अरे आपके पास तो प्रावधान है, आरटीआई के एक्ट में ऐसे प्रावधान है कि आप अगर किसी विषय को छुपाना चाहते हो तो वो अपने आप ही छुप जाएगा। आपको उसके लिए आरटीआई के अंतर्गत आने की आवश्यकता नहीं है। तो किसी ना किसी मोटिव के साथ सरकार ने ये काम किया था। अंसारी साहब, आपको लगता है कि सीबीआई को आरटीआई के दायरे में आपने जितने केस हैंडल किए, आपको लगता है उसके आधार पर कहा जा सकता है कि सीबीआई की विश्वसनीयता तो बढ़ेगी, अगर आरटीआई में आए तो उसकी अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ेगी, कोई हर्डल नहीं है आरटीआई? सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी। अब जब क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी तो चूंकि मैटर कंप्लीट ओवर हो गया था, तो आरटीआई में उसको हमने डिस्क्लोज किया। जब डिस्क्लोज किया तो पता ये चला कि वो इन्वेस्टिगेशन जो है वो फ्लॉड थे, वो प्रॉपर किए नहीं गए थे। और कई दफ़ा तो ऐसा हुआ, मैं यहाँ पे इस वक्त नाम नहीं लेना चाहूँगा, कि जहाँ की कोर्ट की लताड़ पड़ी सीबीआई के ऊपर, तो सीबीआई की बड़ी एम्बेरसिंग पोजीशन हुई। दूसरी बात एक बताना चाहूँगा कि बोफर इशू के बारे में जो सबको मालूम है, उसके ऊपर अरुण जेटली जी ने आरटीआई एप्लीकेशन डाली थी। वो फैसला मैंने दिया था 2006 में, जिसमें जाहिर है कि इंटरपोल का भी नोटिफिकेशन था और वो इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी था। तो हमने वो तमाम इन्फॉर्मेशन तो उसको नहीं दी थी, लेकिन सीबीआई को डायरेक्ट किया था कि आप इसको अपनी इन्वेस्टिगेशन को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कीजिए। आपको मालूम है कि ये बोफर इशू जो है ऑल ऑफ सडन किस तरह से, कहाँ कैसे बंद हो गया, क्या हुआ, कैसे मैटर रिजॉल्व हो गया, किसी को नहीं मालूम। जबकि मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस आर्डर का जो मैंने आपसे जिक्र किया वो उस समय बहुत कंट्रोवर्शियल भी हुआ था और उसके ऊपर बहुत जिक्र भी हुआ। और अगर आप अरुण जेटली जी से आप बात करेंगे तो वो बताएंगे भी, उन्होंने कहा कि भाई ये पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो बाहर आनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि वो ऑल ऑफ सडन जो पूरा प्रोसेस है वो कैसे क्लोज हो गया। इसी तरह से बहुत ऐसे भी केसेस आए कि
ख़ास करके पॉलिटिशियंस के से रिलेटेड केसेस थे कि बहुत सारी जो डील हुई हैं, बहुत सारी जो परचेजेस हुई हैं टेक्नोलॉजीज वगैरह की, उसमें 12-15 लोग जो है इम्प्लिकेट होते थे और वो केसेस इतने लंबे चलते थे जो 12-15 साल में बहुत सारे लोग तो भगवान के प्यारे भी हो गए और वो केसेस ख़त्म नहीं हुए और आखिर में वो केसेस बंद कर दिए जाते हैं। और इसके साथ साथ जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि RTI आने के बाद जो बहुत सारे डिस्प्रोपोर्शनेट इनकम के केसेस थे ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ, या फार्मर यूपी के चीफ मिनिस्टर्स के खिलाफ था। आज पूरी देश जो है अगर जानना चाहे कि आखिर वो डिस्प्रोपोर्शनेट इनकम का एलिगेशन क्या है, उसका कोई पता नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस तरह की जो करप्ट प्रैक्टिसेस थी वो अक्रॉस द पॉलिटिकल पार्टीज हैं। अब आपकी सरकार है, क्या हम विश्वास करें कि RTI के दायरे में लाने के लिए आप लोग प्रयास करें? निश्चिंत रहिए, मैं तो कहूँगा निश्चिंत रहिए। बहुत सीना ठोक के नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव से पहले ही 2 विषयों पे बहुत ध्यान दिया है। एक तो कि करप्शन किस प्रकार सिस्टम से हटे और दूसरा डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। इन दोनों चीज़ों पे उन्होंने बहुत स्पष्टता से कहा है और इसमें मुझे लगता है कोई दो मत नहीं है कि CBI को सुदृढ़ बनाने में, CBI को ऑटोनोमस बनाने में, CBI को मतलब एक तरह से उसमें कोई इंटरफियरेंस ना हो और RTI के दायरे में आए, इसके लिए हमारी सरकार जरूर काम करेगी। क्या CBI को विश्वसनीय, अकाउंटेबल बनाने के लिए आप भी साथ रहेंगे? क्योंकि इस बार सवाल साथ रहने की बात, हमने तो इस संस्थाओं को खड़ा किया है। आप कैसी बात कर रहे हैं? ये तो भारतीय जनता पार्टी को इसमें साथ देना चाहिए। इस और कांग्रेस पार्टी का मैंने पहली विजन बता दिया कि कोई भी संस्थाएं हैं जो जिससे लोकतंत्र चलता है, उसके मजबूती के लिए, उसके फेयरनेस के लिए, उसके ट्रांसपेरेंसी के लिए, उसके ऑटोनॉमी के लिए जो भी कदम सरकार उठाएगी, कांग्रेस पार्टी उसमें उनका बिल्कुल यही बात, लेकिन साथ ही इनके कथनी और करनी में बहुत फर्क है। इसे जनता को देखना पड़ेगा। वो आपको हक है, विपक्ष का ये हक है। आप अगर उनकी कथनी करने में फर्क है तो आप बिल्कुल एक्सपोज कीजिए, विपक्ष की भूमिका है, लोग उसके वो चाहते हैं कि उस तरह की भूमिका निभाए। लेकिन अच्छी बात है कम से कम दोनों पॉलिटिकल पार्टियां ये कह रही हैं कि भाई CBI को अकाउंटेबल बनाने को, उसको RTI के दायरे में लाने के लिए दोनों प्रतिबद्ध दिख रही हैं। हमें अब नजर डॉक्टर संबित पात्रा आप पर, आपकी सरकार पर आएगी, इस दिशा में क्या कदम उठाते हैं। मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, शुक्रिया कहूंगा आप हमारे कार्यक्रम में आए। मैं अंसारी साहब से आखिरी प्रतिक्रिया जरूर हूं क्योंकि मुझे पता है डॉक्टर संबित पात्रा जी को अभी कहीं जाना है, इसलिए मैं आपको इजाजत दे दूं। डॉक्टर अंसारी साहब, आपके पास की जब ये कह रही हैं, आपको लगता है कि ये एक सही कदम एक्चुअल में दरअसल में हो सकता है? ये बहुत, मैं मुख्तसर में अपनी बात कहूँगा। मुझे बड़ा अच्छा लगा संबित पात्रा जी ने कहा कि ये कोशिश करेंगे कि ये CBI जो है फिर वो RTI के एम्बिट में आ जाए। मैं आपको संबित बताना ये चाहूँगा कि ये जो CBI को RTI से हटाने का जो फैसला लिया है, एक सेकंड सुनते जाइए, ये बहुत गलत हुआ है। इसलिए कि सेक्शन 24 में सिर्फ वही बॉडीज आ सकती हैं जो इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं, जबकि CBI नहीं है। इसलिए जो कैबिनेट का फैसला है, मैं समझता हूँ गलत है। आप इस फैसले को रेक्टिफाई करा दिए, ये बहुत ज़रूरी होगी और इससे जो पारदर्शिता आएगी, और पारदर्शिता के बाद जो आज लोगों का एक सवाल है कि भाई ट्रांसपेरेंसी तो आ गई, खुलापन तो आ गया, लेकिन इसके बाद जो करप्ट लोग हैं उनके ऊपर तो कोई एक्शन ही नहीं हो पा रहा। लेकिन एक्शन तभी हो पाएगा जब CBI के इन्वेस्टिगेशन से वो केसेस को इस्टेब्लिश हो जाए और इस्टेब्लिश होने के बाद जो लीगल हमारी प्रतिक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसके तहत उनको सजा मिल जाए। तो मैं समझता हूं कि अगर RTI हम चाहते हैं और हम चाहते हैं कि ठीक से इम्प्लीमेंट हो, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि CBI का भी इसके अंदर आना ज़रूरी है और दोनों को साथ साथ हमें देखना चाहिए। दोनों का रोल बड़ा ही कम्प्लीमेंट्री है, बड़ा ही सपोर्टिव है। इनको एक दूसरे को हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते, इसलिए कि बिना एक दूसरे के मैं समझता हूं कि ये दोनों CBI चाहे RTI बहुत इनइफेक्टिव होंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि पूरक हो सकते हैं दोनों और एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के लिए ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस एक दूसरे दोनों कानून कर पाए, उस दिशा में ये महत्वपूर्ण रोल निभा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और अच्छी बात यह है कि कम से कम यहाँ पर कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन और BJP के स्पोक्स पर्सन दोनों ने कहा कि वो RTI को एक बार फिर से CBI को, माफ़ कीजिएगा, CBI को एक बार फिर से RTI के दायरे में लाने के लिए दोनों ने सहमति जताई है। इंतजार हमें सरकार के अगले कदम का रहेगा। और बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर चंदन यादव आपका और अंसारी साहब आपका भी। और इस बीच ये तो हमने खासतौर से CBI पे बात की, लेकिन इस बीच RTI को लेकर देश भर में जो कुछ होता रहा वो सभी समेट के ला रहे हैं हमारे संवाददाता RTI इस हफ्ते में। खबर दिल्ली से। दिल्ली के एक सरकारी विभाग RTI कानून का खुलेआम उल्लंघन कर रहा है। दिल्ली के रहने वाले जब एक RTI कार्यकर्ता मनीष भटनागर ने दिल्ली के PWD विभाग में RTI डालकर वहीं के एक सरकारी स्कूल के प्रगतिकारों के बारे में जानना चाहा,
तो पीडब्ल्यू विभाग ने आरटीआई का जवाब नहीं दिया, जबकि एक पत्र मनीष भटनागर को भेजा जिसमें लिखा था कि आपका जो जवाब है वो 452 पन्नों का है और पर पेज आपको 50 रुपए देने होंगे। जबकि सूचना का अधिकार कानून में साफ लिखा है कि अगर कोई भी आरटीआई लगाता है और आरटीआई आवेदन का जो जवाब है वो पर पेज उसे सिर्फ 2 रुपए देने होंगे। अगर वो जवाब सीडी में लेना चाहता है तो 10 रुपए देने होंगे। अगर वो जवाब फ्लॉपी में लेना चाहता है तो 50 रुपए देने होंगे। लेकिन पीडब्ल्यू विभाग पर पेज 50 रुपए वसूल रहा है। मामला अब सीआईसी यानी कि केंद्रीय सूचना आयोग पहुंचा है। अब देखना यह होगा कि सीआईसी इस आरटीआई कानून के उल्लंघन में पीडब्ल्यूडी के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है। चंडीगढ़ सूचना आयुक्त ने फतेहगढ़ के सरपंच के ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। आरोप है कि सरपंच ने जो फतेहगढ़ के विकास कार्यों का जो आरटीआई के तहत ब्यौरा मांगा था उसका जवाब नहीं दिया था। इसको लेकर इस पूरे मामले को राज्य सूचना आयोग ने जब आरटीआई लगी थी, आयोग में जब मामला पहुंचा था तो उसने जवाब नहीं दिया था, जिसको लेकर सूचना आयोग ने इस मामले में निर्देश दिया था। लेकिन सरपंच ने आयोग के निर्देशों की अवहेलना करते हुए उसका जवाब नहीं दिया। जब मामला फिर से आरटीआई के तहत आयोग में पहुंचा तो आयोग ने इसको माना कि बार बार अगर कोई इस तरह से निचले स्तर पर कोई सरपंच है सूचना नहीं देता तो ये काफ़ी गलत बात है। दृश्य एवं प्रचार निदेशालय दिल्ली यानी DAVP, यहाँ पर पीटीआई भाषा न्यूज़ ने एक आरटीआई के जरिए कुछ सूचना मांगी थी, लेकिन सूचना 6 महीने बीत जाने के बाद भी अब तक सूचना मुहैया नहीं कराई गई है। इसको लेकर के भाषा न्यूज़ ने अब अपील दायर करने की बात कर रही है और फर्स्ट अपील में जाने के बाद इसे आयोग तक ले जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ देखने वाली ये है कि पीटीआई भाषा न्यूज़ ने सिर्फ भारत निर्माण से जुड़े विज्ञापन के बारे में जानकारी मांगी थी। आखिर ऐसी क्या जानकारी थी जो 6 महीने बाद भी मुहैया नहीं कराई जा सकती थी, लेकिन इस पर अब DAVP लीपापोती कर रही है। खबर आंध्र प्रदेश से है। आज भी देश के जो आदिवासी हैं वो अपने हक और अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। शायद अशिक्षा उनके जीवन की सबसे बड़ी बाधा है, लेकिन आंध्र प्रदेश का जो सूचना आयोग है उसने एक अनूठी पहल की। उसने एक ऑर्डर जारी किया है सभी सरकारी विभागों के लिए कि अगर कोई भी आदिवासी जो अनपढ़ है, अशिक्षित है, अगर वो पहुंचता है और वो आरटीआई आवेदन लगाना चाहता है तो जो जन सूचना अधिकारी हैं उसके आवेदन को लिखेंगे और जवाब देना भी निश्चित करेंगे। अगर कोई भी अधिकारी इस कानून का उल्लंघन करता है तो 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। जो आंध्र प्रदेश है वो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और आज भी वहाँ के जो आदिवासी हैं वे अपने हक और अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जल और जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन आंध्र प्रदेश के आयोग है वो उसका ये जो पहल है उसने इसका जो ये फैसला है वो उनके लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। करोड़ों में बनी सड़क का मामला पहुंचा EOW ऑफिस। जी हां, मामला छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से जुड़ा हुआ है। यहां पर अभयारण्य क्षेत्र में बगैर इजाजत के लोक निर्माण विभाग ने करोड़ों की सड़क बना दी और सड़क बनाने के 1 साल बाद ही वो टूट गई और पूरी तरह जर्जर हो गई। जब इस पूरे मामले में आरटीआई लगी तो पता चला कि यहाँ पर बगैर इजाजत के सड़क का निर्माण कर दिया गया और तो और जितने इस पैसे की स्वीकृति की गई थी उससे कहीं ज़्यादा पैसे जो सड़क बनाने वालों को आवंटित कर दिए गए। जबकि ये नियम है कि अभयारण्य क्षेत्र में बगैर वन विभाग के या बगैर मंत्रालय के इसके इजाज़त के यहाँ पर कोई निर्माण का काम नहीं किया जा सकता। केंद्रीय सूचना आयोग दिल्ली, यहाँ पर मुख्य सूचना आयुक्त का पद खाली है, उसे अभी तक भरा नहीं जा सका है। कार्मिक राज्य मंत्री ने कहा है, जानकारी दी है कि विपक्ष के नेता नहीं होने की वजह से इसमें परेशानियां आ रही है, लेकिन जल्द ही एक राय कायम कर ली जाएगी। और यहाँ पर हालांकि CVC का भी जो पद है वो भी खाली है और मुख्य सूचना आयुक्त का पद खाली है। सिर्फ विपक्ष के नेता नहीं होने की वजह से यहाँ पर कोई काम नहीं हो पा रहा है, लेकिन जल्दी ही इस मामले में भी राय बनाने की बात की जा रही है। चलते चलते एक महत्वपूर्ण सूचना, हमारे कार्यक्रम का समय बदल गया है। अब से हमारा कार्यक्रम हर शनिवार शाम को 6:30 बजे और रविवार सुबह 10:30 बजे देखा जा सकता है। इसी के साथ इजाजत दीजिए, नमस्कार। हम जानेंगे, हम हक से जानेंगे, आरटीआई जब से लागू हुआ है। आरटीआई डाल के हम पूछ सकते हैं कहाँ कहाँ काम हो रहा है, कहाँ रुका हुआ है। आरटीआई का नारा